नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड ए.वी. वर्धन, जिनसे हम देश की पॉलिटिक्स और विपक्ष की भूमिका के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। कॉमरेड वर्धन, पूरे 2 साल से यूपीए 2 में ये लग रहा है कि पूरी यूपीए 2 गवर्नमेंट निरंकुश हो गई है। सो तो है। यूपीए 1 में खास करके पहले 2.5-3 साल में सरकार के हिस्सेदार हम नहीं थे और फिर एक शर्त पर सपोर्ट था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, तो उसका अंकुश था और वो अंकुश की वजह से कई चीज़ें गलत उन्होंने किया नहीं और कई अच्छी चीज़ें जो करनी थी उनको करना पड़ा। मसलन कई कानून पास हुए, आरटीआई एक्ट पास हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। वो पास हुआ, वो तो खैर इतना महत्व का नहीं है, लेकिन नरेगा, मनरेगा वो पास हुआ। फॉरेस्ट राइट्स, जो ट्राइबल्स हैं, बिल्कुल, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके लिए जो वो कानून पास हुआ। सारे कानूनों का देखिए एक बात जरूर है कि जब तक वो अमल में आए तो ठीक है, अमल में नहीं आए तो कागज पर है कानून। नौकरशाही का ये तो सब प्रॉब्लम है ही है। जैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूपीए 1 में था, यूपीए 2 का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। सब निरंकुश हैं, सब मन के मौजी हैं। अभी जिस तरीके से रामदेव या अन्ना हजारे के इशू पर सरकार बिखरते हुए देखी, शायद इसलिए कि सोनिया गांधी बाहर थी इसलिए ऐसा हुआ, या सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं था? नहीं, मैं सोनिया गांधी बाहर थी इसको मैं नहीं महत्व देता। महत्व मैं इस बात को देता हूं कि उनके सामने कोई क्लू था ही नहीं। किस आधार पर वो चलाएंगे, किस आधार पर बात करेंगे, किन से बात करेंगे, ये कोई चीज़ें तय ही नहीं था। और हर वो जो मंत्री है वो आज़ाद, होम मिनिस्टर अपने बूते पर काम कर रहा है, जो हमारे प्रणब बाबू हैं सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े खामोश हैं। तो कैसे चलेगा? जिस जहाज को कोई कप्तानी नहीं, वो जहाज तो समंदर में थपेड़े खाता रहेगा। सर, क्या ये कह सकते हैं कि ये सरकार की इमेच्योरिटी थी या फिर दिशाहीनता इसको कहेंगे? दिशाहीनता कहिए, इमेच्योरिटी कैसे कहेंगे? सारे दिग्गज लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज तो अवश्य हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज होना तो काफ़ी नहीं है। कुल मिलाकर के देश के हित में क्या है वो तो पॉलिसीज तय करना ज़रूरी है। कभी आपको लगा कि यूपीए 2 में भी यदि लेफ्ट पार्टीज का दबाव होता तो शायद सरकार इतनी निरंकुश नहीं होती? कैसे दबाव हो सकता? हम लोग तो उनसे अलग हो चुके थे और अलग होने के बाद, खैर तो मानी हुई बात है, जानी हुई बात भी है, हम लोग अपनी पूरी ताकत जो पहले थी वो ताकत में हम लोग लौट नहीं सके। ताकत भी हमारी घट गई, तो कोई पकड़ रही ही नहीं, कोई दबाव रहा ही नहीं। परमाणु वाले इशू पे यदि लेफ्ट पार्टीज ने जो स्टैंड लिया, अगर वो स्टैंड नहीं लिया होता अमेरिका के खिलाफ, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी का बहुमत या आपकी पार्टी की संख्या अधिक होती आज? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि परमाणु सवाल के ऊपर जो स्टैंड हमने लिया वो अपने तय गलत नहीं था, लेकिन उसको इशू बना करके समर्थन जो वापस लिया वो मैं समझता हूँ गलत। कभी ऐसा मौका आया कि आप उनको समझाया कि सपोर्ट वापस नहीं लो वरना ये और निरंकुश हो जाएंगे? नहीं, सपोर्ट वापस न लो ऐसा हमने कभी भूमिका ली नहीं। ख्याल हमारा भी था कि अभी सरकार को मदद करना, समर्थन करना नामुमकिन है, परंतु सवाल ये था कि किस विषय पर। जबरदस्त कृषि संकट था, महंगाई का इशू था, महंगाई का इशू था, काफी किसान खुदकुशी कर चुके थे, बिल्कुल 2.5 लाख के ऊपर। इन सवालों को लेकर अगर हमने वापस लिया होता तो लोगों के समझ में आती। ये स्ट्रेटेजिक गलती कैसे हो गई? नहीं, तो हम बड़े अक्लमंद थे और बाकी दूसरे जो थे बेवकूफ़, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। गलती हमारी भी थी, गलती उनकी भी थी, पर कभी कभी हम ये कहते ज़रूर थे कि भाई इस सवाल पर वापस लेना शायद लाभदायक ना हो, और इसलिए आखिरी में जब हम लोगों ने वापस लिया
तो 2-3 पैराग्राफ हमने उसमें जोड़ दिया, किसानों की आत्महत्या और ये और वो, लेकिन मूल मुद्दा तब भी वही रहा। जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी सरकार से अलग हुई, लेकिन 2008 तक सरकार ने जितने घपले घोटाले किए उससे लेफ्ट पार्टी अपने आप को अलग कैसे करेगी, क्योंकि आपके सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही थी। नहीं, लेकिन हम इन तमाम बातों को लेकर के तब भी लड़ रहे थे, खुला लड़ रहे थे। सच्ची बात यह है, हमने समर्थन तो वापस लिया बाद में, लेकिन जो कमेटी थी हमारी और उनकी मिली जुली, लेफ्ट की और कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो तो 2 साल से बैठ ही नहीं रही थी। हमने छोड़ ही दिया था उसको, उस कमेटी को जाना, उसमें हिस्सा लेना, क्योंकि कोई बात मानी नहीं जा रही थी, सुनी ही नहीं जा रही थी। अपने मन के मौजी थे, वो अपने फैसले के मुताबिक सब कर रहे थे। कभी लेफ्ट पार्टीज को सर इस बात का अफसोस हुआ कि सपोर्ट देके गलत हुआ? देना लाजमी था। अच्छा, क्योंकि सरकार ही नहीं बनती, मेजॉरिटी तो थी नहीं उनकी। हमारे 61 लोग समर्थन करने के बाद ही उनकी मेजॉरिटी बनती थी और सरकार बनती थी, वरना सरकार नहीं बनती। और सरकार अगर नहीं बनती तो फिर से चुनाव होने का नौबत आ जाती। आपको इस बात का आकलन था क्या कि अगर हमने सपोर्ट वापस लिया तो 2009 के चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान का सामना करना पड़ेगा? पूरा तो आकलन नहीं था, लेकिन कुछ खतरे की बात तो थी, क्योंकि हमारे साथ जो और बाकी तमाम पार्टियां आ सकती थी, वो लोग भी उलझन में ही रहे और वो भी साथ में आ नहीं सके। कांग्रेस के साथ तो हम कभी थे नहीं, उसके पहले भी जब हम चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के साथ मिलकर तो नहीं लड़े थे, सिवाय एक राज्य को छोड़कर। एक बात जो बात आती है सेकुलर फोर्सेस की, कि आप कांग्रेस को या सेकुलर फोर्सेस को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि कम्युनल फोर्सेस सत्ता से बाहर रहे। कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि वो विरोधी दल में हैं, इसलिए वो कुछ लाभ उठाते हैं। कहीं कुछ इनसे अगर हो गई गलती तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। और फिर आजकल कुछ ऐसा भी हो रहा है कि दोनों पार्टी पूंजीवादी पार्टियां तो है ही, आपस में कुछ ऐसे समझौता कर रहे हैं, तुम नहीं तो मैं। इस बात को लेकर बाद में आप लेफ्ट पार्टीज में सीपीआई और सीपीएम को पश्चाताप हुआ? पश्चाताप नाम की कोई चीज़ हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं आत्मपरीक्षण तो करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 दशक से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का खुद की जमीन बहुत कमजोर हुई है। ये तो हकीकत स्वीकार करना ही चाहिए। किसी भी आंदोलन में, किसी भी मूवमेंट में चढ़ाव उतार है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये होता है। इससे हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम जो है तो हताश हो गए हैं। इस तरह की कोई बात नहीं। क्या लगता नहीं कि 2014 का इलेक्शन एक युवा प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रखकर देश वोट करेगा? कौन युवा? वो युवा प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज है? किस तरह का वो आकर्षण कर रहे हैं लोगों को? मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो किसी तरह से नौजवानों के दिल को छू रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। सिर्फ युवा होना तो काफ़ी नहीं है, अकल भी होना जरूरी है। क्या कारण है कि आपकी इतनी पुरानी पार्टी हमेशा विपक्ष में बैठने को अभिशप्त है? ऐसा तो सही नहीं है। 2-3 राज्यों में तो आप जानते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स में थे, तो इसलिए ये अभिशाप उनके ऊपर है, हमेशा ही विरोध में बैठने का। ऐसा नहीं है। कभी आपको ये लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर मर्ज करती, जो मर्ज होने की बात चल रही थी, तो ताकत बढ़ती आप लोगों की? दोनों पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं आजकल। ऐसा कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक या आर्थिक प्रश्न नहीं कि जिसमें उनकी और हमारी राय, दोनों पार्टियों की राय को जुदा जुदा हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम के आईने में अपना भविष्य देखने को अभिशप्त हो रही है। ऐसा नहीं, दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट है। हमारी पार्टी, हमारी जो कमेटियां हैं वो तय करती है पॉलिसी, उनकी पार्टी, उनकी कमेटियां तय करती है। तो फिर एक साथ आने में क्या दिक्कत है? एक बार फिर से मर्ज करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है नहीं, सिवाय ये कि क्योंकि अलग हैं इसलिए अलग हैं।
पश्चिम बंगाल में यदि सीपीएम और आपकी पार्टी की भी स्थिति कमजोर हुई तो शायद ऐसा इसलिए कि परमाणु वाला इशू था या ममता का प्रभाव था? नहीं, अपनी गलती थी, पार्टी की गलतियां थी। मैं इस बारे में बोल चुका हूं। दंभ, एरोगेंस, थोड़ा बहुत एक लेवल पर भ्रष्टाचार, ऊंचे लेवल पर नहीं, नीचे जहां पर जनता से संबंध आता है वहां भ्रष्टाचार। लेकिन सीपीएम ने कभी पश्चाताप नहीं किया कि वेस्ट बंगाल हमारी गवर्नमेंट इसलिए गई क्योंकि हम अरोगेंट हो गए थे? मैं समझता हूं किया, कई दफा बोले भी हैं, लेकिन एक आदत पड़ गई है, अपनी गलती को बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला स्वीकार नहीं करना। मैं इसको गलत समझता हूं। 64 करोड़ के घोटाले, बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी फिर सत्ता में वापस नहीं आ पाए, लेकिन अभी जो घोटाले हुए वो अरबों रुपए घोटाले हैं, फिर भी न महंगाई पे कोई फर्क पड़ा और न करप्शन के मुद्दे पर। आप अगर कह रहे हैं तो मुख्य जो विरोधी दल है उसका जिक्र कर रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो अगर अपने गरेबा में मुंह डाल करके देखे, उतने ही करप्ट है वो। तमाम विपक्ष महंगाई, करप्शन के इशू पे उतना आक्रामक नहीं दिखा जितनी जनता को उम्मीद थी कि शायद विपक्ष हमें इस कष्ट से बाहर निकालेगा। ये मैं स्वीकार करता हूं, जितना होना था उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुख्य विरोधी दल तो कर ही नहीं पाया। उसका तो नैतिक अधिकार ही नहीं था करने का। 2 साल बाद अब जनता को क्या समझाएंगे कि हमने महंगाई और करप्शन के इशू पे क्या किया? नहीं तो ये तो जानते हैं कि हमने अपने बूते पर अपना आंदोलन किया ही है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन हमारे अलग अलग रहे हैं। करप्शन के बारे में, करप्शन का स्रोत क्या है, करप्शन है क्यों, उसमें कॉरपोरेट हाउसेस, उनका जो ताल्लुक है ब्यूरोक्रेसी से, और उनका जो फिर ताल्लुक है रूलिंग पार्टी पॉलिटिशियन से, ये तीनों का जब तक गठबंधन है तब तक करप्शन को आप रोक नहीं सकते। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां भविष्य को लेकर के क्या सोच रही हैं और भविष्य के लिए उनके पास क्या कार्यक्रम हैं और जनता तक पहुंचने के लिए उनके पास कौन से वादे और सपने हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।